नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और ये ऐसी चर्चा है कि आगामी जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में होने वाली हैं, चाहे हरियाणा में होने वाली हैं, राजस्थान में या फिर किसी भी हिंदी पट्टी में शिक्षक भर्ती से संबंधित परीक्षाएं होने वाली हैं, उन परीक्षाओं से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि किन गलतियों से हम असफल हो जाते हैं। प्रायः मैं विद्यार्थियों का कमेंट देखता हूँ या फिर मैसेज देखता हूँ कि सर हम फलाँ परीक्षा में कई बार बैठ चुके हैं, 1 नंबर से, 2 नंबर से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। कई बार हम परीक्षाएँ दे चुके हैं, मनोबल भी टूट रहा है, तो क्या करें कि हम सफल हो जाएँ? तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि परीक्षाओं का, परीक्षार्थियों का और गलतियों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं, तो ये संभावना है कि आप गलती करेंगे, लेकिन जितना कम गलती करेंगे, उतना ही आप अपने उस सफलता तक पहुँचेंगे। नहीं तो अगर ज़्यादा आप गलती करते हैं, तभी आप असफल हो जाते हैं, सफलता से दूर रह जाते हैं। तो कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और प्रश्नों के माध्यम से भी हम बताएँगे कि कहाँ-कहाँ और कैसे-कैसे आप गलतियाँ कर रहे हैं। क्योंकि आप एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पर जुड़े हुए हैं, जहाँ पर ज़्यादातर सब्जेक्टिव तौर पर आप सभी को बताने का प्रयास किया जाता है और समयानुसार प्रैक्टिस सेट भी कराया जाता है। आपको लगता होगा कि हम हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सीरीज़ चला रहे हैं, तो आप सभी का मूल्यांकन नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैं अपने हिसाब से आप सभी का मूल्यांकन कर लेता हूँ, कमेंटी सेक्शन में कुछ सवाल पूछ लेता हूँ। जिन भी विषयों को पढ़ाता हूँ, टॉपिक्स को पढ़ाता हूँ या वीडियो लेक्चर में महत्वपूर्ण चीज़ों को बतलाता हूँ, तो उसे हम कमेंटी सेक्शन में एक प्रश्न के रूप में ज़रूर बीच-बीच में डालता रहता हूँ और इससे अनुमान लगा लेता हूँ कि कौन-कौन से विद्यार्थी वीडियो लेक्चर को गंभीरता से देख रहे हैं और कौन-कौन से विद्यार्थी नहीं देख रहे हैं। चूँकि ये डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, मैं फिज़िकल आप लोगों से नहीं मिल पाता हूँ, लेकिन डिजिटली तरीके से ये ज़रूर अनुमान लगा लेता हूँ कि कौन-कौन से विद्यार्थी गंभीर हैं और किन विद्यार्थियों में अभी गलतियों की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। तो प्रश्नों के बहाने भी हम देखेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर को आप मार्गदर्शन के तौर पर रख सकते हैं और आगामी जितनी भी परीक्षाएँ होने वाली हैं, उनके लिए आप एक गुरु मंत्र के रूप में देख सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि गलतियाँ कहाँ-कहाँ हो जाती हैं और उनको कैसे ठीक करना है। हम आप सभी से प्रायः कहते हैं कि जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसके पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को आप ज़रूर देखिए। अगर मान लीजिए आप जिस परीक्षा में जा रहे हैं और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में वो प्रश्न आया हुआ है, लेकिन आप उसको गलत कर दिए, तो ये मानकर चलिए कि आप उस परीक्षा में पीछे हो रहे हैं। यानी कि जो भी रिपीटेड टाइप के क्वेश्चन हैं, पिछले साल आए हुए हैं, वो आपके बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए। उनको 100% आप सही करने का प्रयास कीजिए। दूसरी गलती हो जाती है कि आप नए प्रश्नों को देखते हैं, तो ठीक से उसको समझ नहीं पाते हैं। पुराने के आधार पर ही आप उसका जवाब ढूँढ लेते हैं कि इसका आंसर ये हो सकता है। मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर अभी कुछ प्रश्नों को आपके सामने रखूँगा। तीसरी गलती होती है कि कई बार परीक्षाओं के पैटर्न चेंज हो जाते हैं। कई बार आप देखेंगे कि पैटर्न वन लाइनर रहते हैं, कई बार पैटर्न कूट पर आधारित हो जाते हैं, ठीक है? कई बार बहुत गूढ़ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो फिर जो आसान क्वेश्चन होते हैं, वो भी बदले हुए पैटर्न के कारण प्रभावित होते हैं। तो इसको भी आपको समझने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी जो गलती है कि आप मूल किताबों को पढ़ने की बिल्कुल कोशिश नहीं करते हैं। आप चाहते हैं कि कोई ऐसा नोट्स मिल जाए, कोई ऐसा प्रैक्टिस सेट मिल जाए या फिर कोई ऐसी किताब मिल जाए जिसको कि पढ़कर हम इस परीक्षा को पास कर जाएँ। तो कई बार देखने में आता है कि आप एक ही नोट्स, एक ही किताब को पढ़ते-पढ़ते एकदम से भले उसको याद कर लेते हैं, लेकिन अगर मूल किताबों से सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो फिर आप वहाँ पर गलतियाँ करते हैं या फिर पीछे होने लगते हैं। इसको भी मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर क्वेश्चन के रूप में आगे बतलाऊँगा। बहुत सारे विद्यार्थियों का फ़ोकस प्रैक्टिस सेट पर होता है और ज़ाहिर-सी बात है कि आप किसी से सलाह भी लेंगे, तो लोग यही सलाह देंगे कि खूब प्रैक्टिस करो, अपना मूल्यांकन करो और निश्चित तौर पर इसमें सफल हो जाओगे।
बहुत सारे विद्यार्थी सफल भी हो जाते हैं। लेकिन कई बार देखने में आता है, अगर आप क्रिकेट मैच में थोड़ा बहुत रुचि रखते होंगे, तो एक तरफ बल्लेबाज नेट्स में प्रैक्टिस करते हैं, तो दूसरी तरफ गेंदबाज भी प्रैक्टिस करते हैं। अगर मान लीजिए इंडियन बैट्समैन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो दूसरे जो टीम के हैं, दूसरे देश के जो गेंदबाज हैं, वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं बल्लेबाजों को परीक्षार्थी मान लूं और गेंदबाजों को आयोग या कमीशन मान लूं, तो कहीं न कहीं दोनों प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिस में भले आप अच्छे शॉट्स लगा लें, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा लें, लेकिन कई बार बहुत प्रैक्टिस करने के बाद भी आप किनारा दे बैठते हैं और पीछे कैच आउट भी हो जाते हैं और किसी भी तरीके से आउट हो जाते हैं। यहाँ आउट गलतियों से संबंधित प्रतीकात्मक रूप में आप देख सकते हैं। प्रैक्टिस करना चाहिए, लेकिन साथ-साथ मूल किताबों को भी पढ़ना चाहिए। इसको भी मैं एग्जाम्पल के तौर पर आप सभी को दिखलाऊँगा, क्योंकि जब भी कमेंट सेक्शन में मैं सवालों को पूछता हूँ, तो हो सकता है कि बहुत सारे विद्यार्थी इसको गंभीरता से लेते हों, बहुत सारे विद्यार्थी गंभीरता से न लेते हों। लेकिन मान लीजिए वहीं से क्वेश्चन दोहरा लिया जाए या फिर हूबहू प्रश्न पूछ लिया जाए, तो जो विद्यार्थी उसको गंभीरता से देखेंगे, निश्चित तौर पर वो एक कदम आगे रहेंगे। जिनको लगेगा कि यूँ ही फालतू क्वेश्चन पूछा गया है, तो हो सकता है कि उनको नुकसान भी हो जाए। अगली जो गलती होती है कि हम धैर्य नहीं रखते हैं। जैसे ही मिला-जुला किसी प्रैक्टिस सेट से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं, तो तुरंत धड़ाक से हम उसका आंसर लगा देते हैं। उसमें ये भी नहीं देखते हैं कि नहीं पूछा है, कि असत्य पूछा है, कि क्या पूछा है। इस तरीके से भी सवाल आते हैं। आप सभी अभ्यास कर रहे होंगे तो निश्चित तौर पर ऐसे प्रश्नों को आप देखते ही नहीं को या फिर असत्य को अंडरलाइन करते होंगे। फिर उस प्रश्न के मुताबिक आप आंसर तक पहुँचते होंगे। तो धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए किसी प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, और आपका दिमाग, कई बार परीक्षाओं में दिमाग अपने से भी रीड कर जाता है और आपका दिमाग पढ़ रहा है कि हैं, और आपने रामविलास शर्मा का नाम देखा और तुरंत टिक लगाकर आप बैठे रहे। लेकिन आपको धैर्य के साथ 1 बार नहीं 2 बार क्वेश्चन को देखना है। इसमें समय भी लग जाता है। भीड़ से डरना, कई बार हम सूचना युग में जी रहे हैं, तो अखबारों में या फिर वेबसाइट से पता चल जाता है कि फलाँ परीक्षा में इतने लोग फॉर्म भरे हुए हैं, इतने परीक्षार्थी परीक्षा देने जाएँगे, और जैसे ही हम परीक्षा सेंटर पर जाते हैं, तो वहाँ पर भीड़ को देखकर, अलग-अलग एज ग्रुप को देखते हुए हम थोड़ा-सा डरने लगते हैं कि पता नहीं मैं इस भीड़ में कहाँ पड़ूँ। इसको भी मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर दिखलाऊँगा कि आपको भीड़ से बिल्कुल नहीं डरना है। ये सभी चीज़ें अभी कुछ देर में पूरा क्लियर हो जाएँगी कि हमारी गलतियाँ कैसे कम हो सकती हैं। गलती एकदम से खत्म होगी, इसकी गारंटी मैं नहीं दे पाऊँगा, लेकिन कम कैसे होगी उसको आप देख सकते हैं। और अंतिम जो गलती की जाती है कि सभी विद्यार्थी सेल्फ स्टडी के स्थान पर केवल कोर्स खरीदने के लिए एकदम से बेकरार रहते हैं कि कोई ऐसी कोचिंग मिल जाए जिसका कि कोर्स खरीद लें, फिर इसमें हम सेलेक्ट हो जाएँ। आप कोर्स भी खरीदेंगे तो भी आपको सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा, और बाद में जिसका कोर्स आप खरीदे रहेंगे वो श्रेय लेने के लिए तैयार है। लेकिन ये मानकर चलिए कि अगर आप खुद नहीं पढ़ेंगे, तो लाख आप कोर्स खरीद लीजिए, लाख आप कोचिंग कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। तो लुभावने कोर्स आजकल बहुत चल रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, ये आपका जो चैनल है, इकलौता ऐसा चैनल है, जहाँ पर इस तरीके की बातें नहीं होती हैं, लेकिन इसका प्रभाव और दबाव ज़रूर अन्य चैनल्स पे दिखाई देता है कि जहाँ पर 10,000 फीस है, अब धीरे से कट होकर वो 3,000 तक पहुँच गई है। मैं कई कोर्सों को मैंने देखा कि सबकी फीस डाउन हो रही है। कहीं न कहीं आप देख रहे हैं कि अच्छा कंटेंट आपको फ्री में मिल रहा है, और मैं आप सभी को गारंटी के साथ कहता हूँ कि जितना भी मैटर इस चैनल पर उपलब्ध है, अगर आप प्रतिज्ञा करते हुए पढ़ते हैं अपने सिलेबस को मिलाते हुए, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये मैं लिख कर दे रहा हूँ, और बहुत सारे विद्यार्थी सफल भी हुए। चाहे वो मैं केबीएस की बात करूँ, यूजीसी नेट की बात करूँ, यूपी टीजीटी, पीजीटी की बात करूँ, ईएमआरएस की बात करूँ, जितने भी एग्ज़ाम अभी हाल-फिलहाल में हुए हैं, ढेर सारे विद्यार्थी यहाँ पर सफल हुए हैं। उन लोगों ने पर्सनली मैसेज भी किया और कमेंट करते रहते हैं। और मैंने बार-बार आप सभी से कहा है कि यही हमारी उपलब्धि रही है कि आप कम से कम कहते तो हैं। नहीं तो कई जगहों पर मैंने देखा है कि लोगों हज़ारों रुपए फीस लेकर भी कोर्स को कंप्लीट नहीं करते हैं, और बैच पर बैच, बैच पे बैच चलता रहता है। यहाँ पर कोई बैच नहीं चलता है। यहाँ पर आपको
यही बताया जाता है कि मूल किताबों को कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन को कैसे समझना है, किस तरीके से नए प्रश्न आ सकते हैं, उनको कैसे करना है। तमाम बातें की जाती हैं, गार्जियन के तरीके से की जाती हैं, आप इसको महसूस भी कर रहे होंगे। अब चलते हैं, हम बात करते हैं कि इन बिंदुओं को अ तार्किक रूप से कैसे मैं पुष्ट करता हूँ या फिर आपको समझाता हूँ। कॉम्पिटिटिव सेक्शन में हमने करीब 8-9 क्वेश्चन अभी हाल-फिलहाल में पूछा हुआ था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को पढ़ाते हुए, और जहाँ भी मुझे तकनीकी तौर पर लगता है कि इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो कॉम्पिटिटिव सेक्शन में मैं क्वेश्चन बनाकर भेज देता हूँ और विद्यार्थी उसका जवाब भी देते हैं। और जवाब तब अच्छे से दे सकते हैं जो कि पहले की बातों को आप ध्यान में रखेंगे। कम से कम धैर्य पहले रखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन्स को पढ़ेंगे, तब सही जवाब तक पहुँच पाएँगे। तो जैसे मैंने एक सवाल पूछा था कि इनमें कृत्रिमता का लेश नहीं, न तो कहीं व्यर्थ का शब्दाडंबर है, न कल्पना की झूठी उड़ान और न अनुभूति के विरुद्ध भावों का उत्कर्ष। जैसे भावों का जिस ढंग से मनुष्य मात्र अनुभव करते हैं, वैसे भावों को उसी ढंग से यह कवि अपनी स्वाभाविक भाषा में उतार देता है। उपरोक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि के संदर्भ में कहा है? अब बदलते हुए पैटर्न में ऐसे ही सवाल पूछा जा रहा है। नहीं तो पहले ऐसे पूछ लिया जाता था कि यह कथन किसका है? तो विकल्पों में रामचंद्र शुक्ल अगर विद्यार्थी देखते थे, तो आँख बंद करके, कोई ज़रूरत ही नहीं होती थी कि आप हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ पढ़ें। लगभग 95% आंसर तो ऐसे ही सही हो जाते थे कि शुक्ल जी का था, तो मैंने लगा दिया। मुझे मालूम भी नहीं है कि शुक्ल जी का है कि नहीं। लेकिन जैसे ही आंसर की देखते थे, तो शुक्ल जी वाला ऑप्शन सही रहता था। लेकिन अब मैंने जैसा कहा कि एक तरफ बल्लेबाज नेट्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वैसे ही गेंदबाज यानी कमीशन आयोग और जो भी परीक्षा कराने वाली एजेंसियाँ हैं, वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे गोला दिया जाए, यॉर्कर फेंका जाए, एलबीडब्ल्यू किया जाए या फिर बाउंसर फेंका जाए। तो ये सब उसी में से है। तो अब बता दिया जा रहा है, क्वेश्चन में ही बता दिया जा रहा है कि ये कथन फलाना का है, लेकिन किसके संदर्भ में? तो हमने ऑप्शन दिया था कि बिहारी, घनानंद, पद्माकर, ठाकुर। अब आप देखेंगे कि इस प्रश्न का जो सही जवाब है, वो ठाकुर के संदर्भ में है, ठीक है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को पढ़ेंगे, तो 3 ठाकुरों की बात उन्होंने की हुई है। उसमें से जो सबसे प्रमुख ठाकुर के रूप में हमने वीडियो लेक्चर में सारी चीज़ें बताई हुई हैं, जो विद्यार्थी गंभीरता से देखे होंगे, वो मेरी बात को समझ पाएँगे। बाकी जो नहीं देखे हैं, तो उनसे मैं करबद्ध निवेदन करूँगा कि तमाम मोह-माया को छोड़ते हुए, आप जो भी सीरीज़ चल रही है उसको सीरीज़ के अनुसार पूरा अध्ययन कर लीजिए, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। अब देखिए, इसका सही आंसर था ठाकुर। अब मात्र 16% विद्यार्थियों ने सही जवाब दिया है। अब वो टिक करने में गलती किए हैं या जल्दबाजी में किए हैं या फिर अनुमानों के आधार पर किए हैं, मुझे कोई पता नहीं है कि क्या किया है। लेकिन 16% ही लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। बाकी आप देख रहे हैं कि 70% लोगों ने घनानंद जवाब दिया, जो कि गलत है। यानी कि अगर आप परीक्षा सेंटर में जाते हैं और देखते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भीड़ में आप 20% लोग ही ठीक से प्रश्नों को समझने वाले हैं। बाकी तो सब अनुमान के आधार पर खेल रहे हैं, छक्का-चौका लगा रहे हैं, वो अलग बात है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर देखिए, ट्विस्ट देखिए आप कि 16% लोगों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया, 70% लोगों ने बस ऐसे ही जवाब दिया और 9% लोगों को तो कुछ पता ही नहीं था, 6% लोगों को कुछ पता ही नहीं था, ठीक है? देख रहे हैं कि मात्र 16% लोग, यानी कि परीक्षाओं में जब भी कठिन प्रश्न पूछे जाएँगे, तो उसको सही करने वालों की संख्या बहुत कम होगी और ये ऐसे ही प्रश्न कट ऑफ को निर्धारित करते हैं। नॉर्मली तो सारे लोग आसान-आसान कि पद्मावत किसकी रचना है, तो सभी बता देंगे कि जयसी की है। रामचरितमानस किस भाषा में है, कोई भी बता देगा किस भाषा में। ऐसे प्रश्न तो आपको सही करने ही करने हैं। इस टाइप के टर्निंग पॉइंट्स वाले क्वेश्चन्स को भी सही करने हैं। तो आपने देखा कि इस प्रश्न का सही जवाब देने का जो प्रतिशत है, इसी से मैं अनुमान लगा लेता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी को पढ़ाता हूँ, लेकिन बीच-बीच में मूल्यांकन भी करता रहता हूँ। एक टीचर की एक खास विशेषता होती है और जब ज़रूरत पड़ती है तो आपका मनोबल भी बढ़ाता हूँ। ये वीडियो आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए हुई है, ठीक है? और आवश्यकता पड़ने पर आपको फटकारा भी जा सकता है। आपको सावधान करने के लिए अलर्ट भी किया जा सकता है कि नहीं, ये चीज़ आपको करना है और दूसरी चीज़ों के लिए आप परेशान मत होइए। तो ये एक अच्छे टीचर की निशानी होती है। ये हर टीचर प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी उसका हमने प्रयोग किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को उम्मीद है कि मान लीजिए एग्ज़ाम में आ गया, खुदा ना ख़ास्ता, आ सकता है। इसी तरीके के तो एक्सपर्टीज़ लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। आ गया, तो जो विद्यार्थी अभी तक धैर्य बनाकर सुन रहे थे, उनको लग रहा था कि नहीं आगे महत्वपूर्ण बात बतलाई जाएगी,
वो इसका आंसर तुरंत बता देंगे। अब आगे और प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही मैंने बनाया, क्योंकि सीरीज अभी चल रही है और आप सभी बार-बार कहते हैं, कुछ विद्यार्थी तो कमेंट्स करते हैं कि मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ लिया हूँ, अब मुझे केवल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप पढ़ लिए हैं, लेकिन बिना पढ़ाए हुए मैं कैसे आपका टेस्ट ले सकता हूँ? मेरा मानना है कि मैं पहले पढ़ाऊँगा, इसके बाद ही टेस्ट लूँगा। बीच-बीच में टेस्ट होते रहेंगे। उसी में का एक नमूना आप देखिए। सवाल हमने पूछा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली के प्रथम गद्यकारों का क्रम है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में खड़ी बोली के गद्यकारों का क्रम बताया हुआ है। उसमें से 2 फोर्ट विलियम कॉलेज से हैं और 2 बाहर के रहने वाले। तो क्रम बतलाया गया है यहाँ पर लल्लू लाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल, इंशाअल्लाह खां, और यहाँ पर कूट पर आधारित प्रश्न पूछ लिया गया। कूट बनाया गया है। आप देख रहे हैं कि इसका जो सही जवाब है, मात्र 28% विद्यार्थियों ने इसका सही जवाब दिया हुआ है। ठीक है? और बाकी 41% आँख बंद करके, उनको लगता था कि 1, 2, 3, 4 सही रहेगा। 41% लोगों ने इसका गलत जवाब दिया है। 14% लोगों को मैं क्या कहूँ, इन लोगों को ये सब अनुमान से ही आंसर दिए गए। तो देख रहे हैं आप कि प्रश्न थोड़ा-सा घुमा-कर पूछ लिया जा रहा है, तो ज़्यादातर विद्यार्थी अ, इसका आंसर नहीं बता पा रहे हैं। तो 28% लोग सिर्फ़ इसका सही जवाब दिए। यानी कि आप जब भी परीक्षा हॉल में जाइए, सेंटर पे जाइए, तो भीड़ को देखकर बिल्कुल परेशान मत होइए। मेरा जो अनुभव रहा है कि बहुत सारे ऐसे परीक्षार्थी मिलते हैं जो कि सेंटर के बाहर बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। ऐसा लगता है कि फलाँ की तैयारी बहुत अच्छी है। एग्ज़ाम देने के बाद भी बहुत सारे विद्यार्थी, परीक्षार्थी दावा करते हैं कि मैंने इतना किया है, मैंने उतना किया है। तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं, ये सब एक केवल आप देख रहे हैं कि नमूने के तौर पर ही मैं रख रहा हूँ। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन को भी आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। अगला जो प्रश्न है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 1826 में प्रकाशित हुआ, इसके संबंध में असत्य है। अब इस प्रश्न का सही जवाब वही विद्यार्थी दे पाएँगे जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सीरीज को पढ़ रहे होंगे और मेरी एक-एक बात को ध्यान में रख रहे होंगे। तो ऑप्शन दिया गया था कि यह संवाद पत्र था, यह साप्ताहिक पत्र था, यह मंगलवार को प्रकाशित होता था, यह 2 वर्षों तक प्रकाशित होता रहा। तो इसके बारे में असत्य ये है कि ये जो पत्र था उदंत मार्तंड, जो कि हिंदी का पहला समाचार पत्र था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1 वर्ष तक प्रकाशित रहा, फिर इसके बाद वो बंद हो गया। धन के अभाव में बंद हो गया और मैटर के अभाव में बंद हो गया। सिर्फ 19% विद्यार्थियों ने इसका सही जवाब दिया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ 19%, बाकी अ क्वेश्चन को ठीक से समझे ही नहीं। अब ये सत्य को मानकर चले हैं कि असत्य को मानकर चले हैं, क्या किए हैं मुझे बिल्कुल पता नहीं है। ठीक है? तो ऊपर का आप जो भी प्रतिशत देख रहे हैं, ऐसे विद्यार्थी हैं या तो क्वेश्चन वो नहीं ठीक से समझ पाए या फिर अ केवल टिक करके छोड़ दिए, मुझे नहीं पता है। लेकिन इतना मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो हमारे विद्यार्थी हैं, इस चैनल पर विश्वास करके आते हैं, अब वो यहाँ पर 19% सही जवाब दिए हुए हैं। हाँ, मैंने कुछ विद्यार्थियों का कमेंट देखा कि ये प्रश्न ही गलत है, संवाद पत्र क्या होता है? अगर आपके पास हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ होगा, तो उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि ये संवाद पत्र था, साप्ताहिक पत्र था। हालाँकि वो मंगलवार का ज़िक्र नहीं करते हैं, लेकिन अन्य किताबों में मिल जाता है और ये डीएसएसबी में एक बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। ठीक है? तो इस तरीके से आप देख रहे हैं। अब ये इस प्रश्न के बहाने उदंत मार्तंड से रिलेटेड सारी जानकारी आपके दिमाग में बैठ गई होगी। आगे और कुछ प्रश्नों को देखते हैं। एक प्रश्न मैंने पूछा था कि जॉर्ज ग्रियर्सन का साहित्य इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किस काल में प्रकाशित हुआ था? आमतौर पर इस भी पूछ दिया जाता है कि कब इसका प्रकाशन हुआ था, लेकिन इस बार थोड़ा-सा प्रश्न को मैंने चेंज किया। नए पैटर्न को यहाँ पर अपनाने की कोशिश की और उसमें सवाल पूछा गया कि ये इतिहास ग्रंथ भक्ति काल में, रीति काल में, भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में कब प्रकाशित हुआ था? तो इस प्रश्न का 40% जवाब बच्चों ने सही दिया हुआ है। बाकी क्वेश्चन को समझ पाए हैं कि क्या किए हैं, अब वही जान पाएँगे। ठीक है ना? तो आप देख रहे हैं कि अगर आप अ किसी भी एग्ज़ाम में जा रहे हैं और अंडर 50% के अंडर में बच्चों में हैं, तो ये मानकर चलिए कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही थी, आप फाइट में हैं। इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, घुमाकर पूछे जा सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन नागरिक प्रचार करते समय लोगों से मिलने पर प्रणाम, जय राम आदि की जगह जय नागरिक ही कहा करते थे? तो आप देख रहे हैं कि
ये क्वेश्चन जब तक आप सब्जेक्टिव तौर पर मूल किताबों को नहीं पढ़े रहेंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन भी मैंने बहुत क्लोज दिया हुआ है, और चूंकि मैं सब्जेक्टिव तौर पर किताबों को पढ़ता हूँ, मूल किताबों को पढ़ता हूँ और कोरिलेट करके हमेशा प्रश्न पूछने की कोशिश करता हूँ। तो राम प्रसाद निरंजनी, अयोध्या प्रसाद खत्री, लाला श्रीनिवास दास, गौरी दत्त। अब इस प्रश्न का जो सही जवाब है कि प्रणाम जयराम की जगह जय नागरी का नारा दिया करते थे हमेशा पंडित गौरी दत्त। तो सिर्फ 18% बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है। आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया जा रहा है, तो यहाँ पर उत्तर देने वालों का प्रतिशत भी बहुत कम आ जा रहा है। बाकी विद्यार्थियों ने 43% विद्यार्थियों ने बताया कि अयोध्या प्रसाद खत्री इसके कहने वाले हैं। लेकिन आप जानते हैं कि अयोध्या प्रसाद खत्री खड़ी बोली पद्य में लिखने के समर्थक के तौर पर थे। वो एक झंडा लेकर वो भी चला करते थे। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन सही जवाब क्या है? गौरी दत्त। इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। 18% लोगों ने इसका सही जवाब दिया। बाकी क्वेश्चन समझ पाए कि नहीं समझ पाए, फिर वही संशय की स्थिति में। ठीक है, आगे के क्वेश्चन को देखें तो सवाल पूछा गया था कि देवाक्षर चरित्र प्रहसन के लेखक हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वीडियो लेक्चर को विद्यार्थियों ने सीरियसली देखा और इसका 39% विद्यार्थियों ने सही जवाब दिया है। बाकी आप देख रहे हैं कि 21% लोग भारतेंदु का मान रहे हैं, 36% महेश दत्त शुक्ल का मान रहे हैं, जबकि इसमें मैंने जानबूझकर शुक्ल ऑप्शन को ही बनाया हुआ था ताकि आप कंफ्यूज हो। कुछ तो रामचंद्र शुक्ल को भी मान रहे हैं कि देवाक्षर चरित्र प्रहसन उनका हो सकता है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो रवि दत्त शुक्ल इसका सही जवाब रहा है। 39% विद्यार्थियों ने सही जवाब दिया हुआ है। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही खतरनाक, मुझे लग रहा था कि इसमें बहुत सारे विद्यार्थी फंस सकते हैं और फंसे भी हैं। देख रहे हैं आप कि पूछा गया कि वे अपने समय के सबसे अनुभवी और कुशल संपादक थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसके संदर्भ में? प्रिय विद्यार्थियों, आप कितना भी प्रैक्टिस सेट कर लेंगे, लेकिन अगर मूल किताबों को आप नहीं पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसे प्रश्नों को आप गलत करके आएंगे और यही प्रश्न कट ऑफ निर्धारित करते हैं और आपको सफल असफल के बीच में रखते हैं। आप देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी इसको दिमाग लगा के बताए हैं कि 58% की महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो कि बिल्कुल गलत है। इस प्रश्न का जो सही जवाब है 22% विद्यार्थियों ने दिया हुआ है, यानी कि उन्होंने वीडियो लेक्चर को गंभीरता से देखा। अब आप देख रहे हैं कि जिस जिस इतिहास सीरीज को मैं पढ़ा रहा हूँ, आगे प्रैक्टिस सेट जरूर कराऊंगा। इतना विश्वास आप करिए कि अगर मैं जिंदा रहा तो जरूर इसकी प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। मुझे आप लोगों से ज्यादा चिंता रहती है कि फला काम को कंप्लीट करना है, ठीक है ना? तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, लेकिन जो सब्जेक्टिव तौर पर सीरीज चल रही उसको आप जरूर देखिए, तो फायदा होगा आपको। ठीक, तो 22% विद्यार्थियों ने बाल मुकुंद गुप्त जो आंसर है वो सही बतलाया है। बाल मुकुंद गुप्त के बारे में ही रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि वे अपने समय के सबसे अनुभवी और कुशल संपादक थे। वैसे तो भ्रम जाल में महावीर प्रसाद द्विवेदी तो फंसा ही दिए हैं 58% बच्चों को, ठीक है ना? बाकी श्याम सुंदर दास को 11% लोगों ने माना है, जो कि रेट में कम है। तो इस तरीके से आप देखिए कि अगर थोड़ा सा प्रश्न चेंज हो जाता है तो उसका रेशियो सही करने वाला का प्रतिशत भी कम हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगला प्रश्न था कि ये जैसे धुरंधर पंडित थे वैसे ही सरल और विनोदशील प्रकृति के थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन किसके संदर्भ में? ऑप्शन फिर एक बार से मैंने कंफ्यूज करने वाला दिया ताकि आपका मूल्यांकन किया जा सके। महावीर प्रसाद द्विवेदी, माधव प्रसाद मिश्र, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में कहा था, जिसका सही जवाब 20% विद्यार्थियों ने दिया है। बाकी देख रहे हैं कि 47% विद्यार्थी आंख बंद करके, वो भले कहें कि मैं 10 बार आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ लिया हूं, लेकिन यहाँ पर वो कंफ्यूज हो गए, यानी कि गलत भी सवाल कर दिए। तो मैं यही कहूंगा, बार बार आप सभी से मैं करबद्ध आग्रह कर रहा हूं कि सीरीज को गंभीरता से देखिए और जो भी नए तथ्य दिखलाई पड़े, जहां पर मैं जोर दे रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, आपको कुछ नहीं करना। अगर आप उसको नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो किताब कम से कम अपने पास रखे रहिए और उसको अंडरलाइन कर दीजिए या फिर कुछ स्टार टाइप का बना दीजिए कि ये सर ने महत्वपूर्ण बतलाया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। फिर आपका काम हो जाएगा और न सिर्फ जिस परीक्षा में आप बैठ रहे हैं उसमें सफल होंगे, बल्कि आप जिन कक्षाओं को पढ़ाएंगे
वहाँ भी आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, अच्छा प्रदर्शन रहेगा, आपके विद्यार्थी आपसे खुश भी रहेंगे। तो आप देख रहे हैं कि किन-किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इसलिए आप किसी भी चीज़ को हल्के में लेने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। जो भी चीज़ें मैं बतलाता हूँ उसको ज़रूर ध्यान में रखिए, आप सफल होंगे। हमारी कोशिश क्या है कि आपको सफलता के द्वार तक पहुँचाया जाए। हमारी चिंता ये नहीं है कि अगला बैच शुरू किया जाए, अगला कोर्स शुरू किया जाए, अगला ये चीज़ शुरू किया जाए। बहुत लोग तो लिखते हैं कि इस बार तहलका मचा दिए हैं हमारे बहुत सारे विद्यार्थी। तो ये सब यहाँ पर तहलका नहीं, प्रिय विद्यार्थियों आपको साइलेंट होके पढ़ना है। और जब से मैं बहुत सारे चुनाव को देखता हूँ, चाहे लोकसभा चुनाव को देखता हूँ, विधानसभा चुनाव को देखता हूँ, तो साइलेंट वोटरों का काफ़ी बड़ा रोल है किसी को जिताने में। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमारे बहुत सारे विद्यार्थी जो कि साइलेंट मोड में तैयारी कर रहे हैं, उनको तहलका-वहलका में विश्वास नहीं करना है। वो कछुआ बन सकते हैं, खरगोश बनने में वो बहुत विश्वास नहीं करते हैं। ज़ाहिर-सी बात है कि आपको क्या करना है? आपको जीत हासिल करना है। तो आप कछुआ बन के ही अपना अगर मंजिल प्राप्त कर लेते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है ना? तो कुल मिलाकर बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि किन गलतियों को हमें नहीं करना है और कैसे-कैसे अपने को और परिमार्जित अपने को परफेक्ट करके जाना है, ठीक है ना? तो निश्चित तौर पर आप सफल हो जाएँगे ऐसी मेरी कामना है और उम्मीद भी है कि जो भी हमने पॉइंट्स बतलाया, वो आपके दिमाग में बैठ गए होंगे, आप समझ भी गए होंगे। तो आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।